हेलो बच्चों, एशियन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, इससे पहले अपना टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन। इससे पहले अपन ने यहाँ पे फ्लावर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा पादपों के अंदर जनन की सामान्य जो विधियाँ थी उनके बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही वहाँ पे जो लघु बीजाणुधानी थी या फिर जो पराग कोष था उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में आता है यहाँ पे परागकण की संरचना व नर युग्मकोद्भिद का विकास। इससे थोड़ा सा पहले जाना, यहाँ पे निर्माण किसका हुआ था? लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था, जो आगे जाकर के किसके अंदर परिवर्तित होते हैं? परागकणों का निर्माण करते हैं। देखो, जो लघु बीजाणु होते हैं ये चतुष्क अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं। कौन सी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं? चतुष्क अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के विन्यास के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे पहला आता है इसमें चतुष्फलकीय विन्यास, दूसरा आता है इसमें समद्विपार्श्विक विन्यास, तीसरा आता है इसमें क्रॉसित, चौथा आता है इसमें रेखीय और पांचवा आता है इसमें टी आकार। देखो, चतुष्फलकीय का मतलब होगा कि यहाँ पे चार जो लघु बीजाणु होते हैं उनमें से तीन लघु बीजाणु तो सामने की ओर दिखते हैं और एक इनके पीछे की ओर उपस्थित होता है। इस प्रकार का जो विन्यास होगा उसे चतुष्फलकीय विन्यास कहते हैं। दूसरा आता है समद्विपार्श्विक विन्यास। इसके अंदर जो चारों लघु बीजाणु होते हैं ये सामने से दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? समद्विपार्श्विक विन्यास कहते हैं। तीसरा आता है इसके अंदर क्रॉसित विन्यास। इसके अंदर क्या होगा कि दो जो लघु बीजाणु होते हैं ये यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। दो लघु बीजाणु 90 डिग्री के ऊपर और नीचे वाला भी, ये भी 90 डिग्री और एक इसके पीछे की ओर उपस्थित है। रेखीय का मतलब होता है इसके अंदर चार जो लघु बीजाणु होते हैं ये यहाँ पर एक रेखीय क्रम के अंदर उपस्थित होते हैं। चौथा आता है इसमें टी आकार। इसके अंदर क्या होगा? ऊपर के दो तो क्या है यहाँ पर अनुप्रस्थ और नीचे के दो यहाँ पर जो अनुदैर्ध्य अवस्था है उसके अंदर उपस्थित होते हैं और टी के आकार की संरचना का निर्माण करता है। तो देखना, जो लघु बीजाणु है निर्माण कहाँ पे हो रहा था? लघु बीजाणुधानी के अंदर या फिर पराग कोष के अंदर इनका निर्माण होता है। लघु बीजाणु आगे जाकर के पराग कण का निर्माण करते हैं, चतुष्क अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं। इसी चतुष्क अवस्था के आधार पर इनके कुछ विन्यास है, जिसमें पहला आता है चतुष्फलकीय। तीन जो लघु बीजाणु होते हैं वो दिखते हैं और एक इनके पीछे की ओर है। समद्विपार्श्विक का मतलब चारों लघु बीजाणु यहाँ पर सामने से दिखाई देते हैं। क्रॉसित है, यहाँ पे दो लघु बीजाणु जो क्रॉसित, इसके अंदर जो लघु बीजाणु होते हैं ये इनके अंदर दो लघु बीजाणु 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। यानी कि दो जो लघु बीजाणु होंगे ये समूह के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। रेखीय का मतलब होगा चारों जो लघु बीजाणु होते हैं एक रेखीय संरचना का निर्माण करते हैं। और फिर आता है इसमें टी आकार। टी आकार के अंदर आता है दो जो लघु बीजाणु होते हैं ये तो अनुप्रस्थ और दो होते हैं इसमें लंबवत या फिर अनुदैर्ध्य अवस्था के अंदर निर्मित होते हैं और टी आकार बनाते हैं। अब देखना, प्रत्येक जो लघु बीजाणु है इनके मध्य यहाँ पर एक परत पाई जाती है। लघु बीजाणुओं के मध्य परत पाई जाती है जो कि किससे निर्मित होती है? यहाँ पर केलोज से निर्मित होती है। एक घटक है केलोज। लघु बीजाणुओं के मध्य की ओर जो परत पाई जाती है वो किससे निर्मित होती है? केलोज। और जब भी परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है उससे पहले ये परत यहाँ पे घुल जाती है और लघु बीजाणु किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? जो परागकण होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे अब अपना स्टार्ट करते हैं इसमें मेन परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, देखो टॉपिक है अपना परागकण की संरचना। परागकण
इनकी जो संरचना है, संरचना के दो भाग आते हैं, जिसमें एक भाग आता है बाह्य चोल जिसे एक्जाइन भी कहते हैं, और दूसरा आता है इसके अंदर अंतः चोल जिसे इंटाइन के नाम से भी जाना जाता है। देखो दो भाग है, बाह्य चोल व अंतः चोल, एक्जाइन व इंटाइन के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाह्य चोल यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन से मिलकर के बना होता है। बाह्य चोल किससे मिलकर के बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से मिलकर के बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर कैरिटिनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। कैरिटिनोइड का यहाँ पर ऑक्सीकारी बहुलक कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के कारण यहाँ पर जो पराग कण होते हैं ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। स्पोरोपोलेनिन के कारण जो पराग कण होते हैं ये यहाँ पर लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बाह्य चोल होता है ये इसकी सतह कैसी होती है? यहाँ पर खुरदरी होती है। बाह्य चोल इसकी सतह कैसी होगी? यहाँ पे खुरदरी होती है। एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर इसके ऊपर एक जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि जो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर इसके अंदर 3 जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से जो पराग नलिका होती है वो बाहर निकलती है। देखो पहला भाग कौन सा आता है? बाह्य चोल या फिर एक्जाइन। किससे निर्मित होता है? स्पोरोपोलेनिन से मिलकर के बना होता है। कैरिटिनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। स्पोरोपोलेनिन के कारण जो परागकण होते हैं ये लंबे समय तक यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा बाह्य जो चोल होता है इसकी सतह खुरदरी होती है, और एक बीजपत्री जो पादप होते हैं या एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर जो परागकण होते हैं उनमें एक जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर बाह्य चोल के ऊपर 3 जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, और इन जनन छिद्रों में से जो पराग नलिका होती है ये बाहर निकलती है। सेकंड आता है इसके अंदर अंतः चोल या फिर इंटाइन। देखो यहाँ पर बाह्य चोल के अंदर की ओर, बाह्य चोल के अंदर की ओर का जो भाग होता है उस भाग को क्या कहेंगे? इंटाइन के नाम से जाना जाता है। ये पतली परत के रूप में उपस्थित होता है, पतली परत के रूप में उपस्थित होता है। जो अंतः चोल है पतली परत के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो अंतः चोल होता है इसके अंदर की ओर केंद्रक और जो जीवद्रव्य होता है वो उपस्थित होता है। अंतः चोल के अंदर की ओर क्या पाया जाता है? केंद्रक और जो जीवद्रव्य होगा वो उपस्थित होता है। अंतः चोल पैक्टा सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। अंतः चोल किससे मिलकर के बना होता है? पैक्टा सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। अब देखो डायग्राम के रूप में देखोगे आप तो इस प्रकार से यहाँ पे परागकण की संरचना होती है। ये बाह्य चोल हो गया या फिर एक्जाइन अंदर वाला, इंटाइन या अंतः चोल। इसके अंदर एक तो क्या पाया जाता है? केंद्रक, और साथ में क्या है यहाँ पर? जीवद्रव्य। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बड़ी रिक्तिका भी उपस्थित होती है। एक बड़ी क्या पाई जाती है? इसके अंदर रिक्तिका पाई जाती है। ये जो सतह है इसके अंदर बीच बीच में यहाँ पर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनमें से पराग नलिका बाहर निकलती है। दोबारा देखना, परागकण की जो संरचना है, संरचना के 2 भाग है, एक है बाह्य चोल और दूसरा है अंतः चोल।
बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना है। स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है और स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर लंबे समय तक पराग कणों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसके अलावा इसकी सतह खुरदरी होती है। एक बीजपत्रियों के अंदर यहाँ पर एक जनन छिद्र होगा और द्विबीजपत्री जो परागकण होते हैं उनके अंदर 3 जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। सेकंड आता है यहाँ पे अंतःचोल, बाह्य चोल के अंदर की ओर पाया जाता है, पतली परत के रूप में उपस्थित होता है, जिसके अंदर की ओर केंद्रक, जीवद्रव्य और एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। इसका निर्माण पैक्टा सेलुलोज से होता है। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखना, जो बाह्य चोल होता है, कुछ परागकण ऐसे होते हैं, कुछ परागकण जिनकी सतह यहाँ पर चिकनी होती है। परागकणों की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है। चिकनी किसके कारण होती है? यहाँ पर प्रोयूबिस कणों के कारण, प्रोयूबिस कणों के कारण पराग कणों की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, जिसके कारण ये आसानी से कीटों के साथ जुड़ जाते हैं और परागण की क्रिया के अंदर सहायक होते हैं। इस प्रकार से पराग कण की संरचना होगी। अब सेकंड नंबर इसी में आपको टॉपिक लिखवा रखा है नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखो सेकंड टॉपिक आता है नर युग्मकोद्भिद का विकास या फिर मेल गैमेटोफाइट का विकास। देखो मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट निर्माण किसके द्वारा होगा? यहाँ पे जो पराग कण होते हैं, पराग कणों के अंकुरित होने की क्रिया को, अंकुरित होने की क्रिया क्या कहलाएगी? यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद कहलाएगी। देखो पराग कण अंकुरित होंगे, अंकुरित होने की जो क्रिया होगी उस क्रिया को क्या कहेंगे? यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है, इसका निर्माण 2 चरणों के अंदर होता है, 2 स्टेप के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है इसमें प्रथम चरण और दूसरा आएगा इसके अंदर द्वितीय चरण। प्रथम जो चरण होता है ये परागण से पहले, परागण से पहले संपन्न होता है, जबकि जो द्वितीय चरण होता है ये परागण के बाद संपन्न होता है। देखो यहाँ पर जो नर युग्मकोद्भिद है, इसके विकास की जो घटना है 2 चरणों के अंदर संपन्न हो रही है। एक प्रथम चरण है और दूसरा द्वितीय चरण। प्रथम चरण कब संपन्न होता है? परागण से पहले, और दूसरा चरण कब होता है? परागण के बाद। अभी आपको एक डायग्राम के द्वारा पराग कण की संरचना बताई थी, ठीक है। यहाँ पर परागण से पहले प्रथम चरण हो रहा है। इसके अंदर आपको बताया था एक तो केंद्रक पाया जाता है और एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो प्रथम चरण के अंदर यहाँ पर जो पराग कण है, पराग कण के केंद्रक में विभाजन होता है। पराग कण के केंद्रक में विभाजन का नाम कौन सा है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती है, एक कायिक कोशिका बनती है और एक जनन कोशिका। देखो समसूत्री विभाजन से केंद्रक का विभाजन हो रहा है, जिसे 2 कोशिकाएं बन रही है। एक तो कौन सी बन रही है? कायिक कोशिका, और दूसरी बन रही है यहाँ पे जनन कोशिका। कायिक कोशिका आगे जा करके यहाँ पर जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। देखो कायिक कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है? यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण होता है। इसके अलावा दूसरी जो कोशिका है जनन कोशिका, इस जनन कोशिका के अंदर क्या होगा? ये जो कोशिका होती है, ये जब पराग नलिका का निर्माण होगा तो उसके पीछे की ओर प्रवेश
कर जाती है। या फिर जो पराग नलिका है इसके आगे की ओर तो कायिक कोशिका है और इसके पीछे की ओर कौन सी कोशिका आ जाएगी, यहाँ पे जनन कोशिका आ जाती है। दो कोशिकाएं बन रही है, ये इसकी द्विकोशिकीय अवस्था होगी। इस द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर यहाँ पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण का मतलब होगा कि जो परागकण होते हैं उनका यहाँ पे जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहेंगे, परागण कहते हैं। देखो, परागण से पहला जो चरण है उसके अंदर क्या हो रहा है, परागकण का जो केंद्रक है उसमें विभाजन हो रहा है। दो कोशिकाएं बन रही है, एक कायिक कोशिका है और एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका के द्वारा पराग नलिका का निर्माण हो रहा है, जबकि जो जनन कोशिका है इसकी सहायता से यहाँ पर जो जनन कोशिका होगी इसके द्वारा जो नर युग्मक होंगे उनका निर्माण होता है। यहाँ तक का जो चरण है ये कब संपन्न हो रहा है, परागण से पहले द्विकोशिकीय अवस्था प्राप्त होती है। सेकंड जो स्टेप आती है वो आती है इसमें परागण के बाद। अब परागण के बाद में क्या होगा कि जैसे अभी आपको बताया कि द्विकोशिकीय अवस्था बन गई है आपकी, ठीक है, कि एक केंद्रक तो एक कोशिका तो यहाँ पे कायिक कोशिका पराग नलिका के आगे वाले भाग में है और दूसरी कोशिका यहाँ पे पीछे वाले भाग के अंदर है जो जनन कोशिका है। देखो, ये तो यहाँ पे कायिक कोशिका है और ये वाली है इसके अंदर है जनन कोशिका। सेकंड चरण परागण के बाद हो रहा है। इस अवस्था के अंदर इसका परागण हो जाएगा, वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर के गिर जाएगा। बाद में क्या होगा, वर्तिकाग्र के ऊपर जाके गिरेगा। इसके बाद में यहाँ पर वर्तिका से ये भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। पराग नलिका अपने जो लंबाई है उसके अंदर क्या करेगी, वृद्धि करती है। पराग नलिका अपनी लंबाई के अंदर क्या करेगी, यहाँ पे वृद्धि कर रही है, ठीक है। तो जो कायिक केंद्रक है या कोशिका वो तो आगे वाले भाग में है, पीछे की ओर जो जनन कोशिका है इसके अंदर वापस यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो जाता है और दो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, नर केंद्रक बन जाते हैं। और दो नर केंद्रकों के बनने की जो घटना होती है उस घटना को नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखना, मेल गेमेटोफाइट पराग कणों के अंकुरित होने की जो क्रिया है उस क्रिया को मेल गेमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो क्रिया होती है दो चरणों के अंदर संपन्न होती है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण परागण से पहले और द्वितीय चरण परागण के बाद। अब परागण से पहले देखना, परागण से पहले यानी कि परागण की जो क्रिया होगी उससे पहले यहाँ पर द्विकोशिकीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसके अंदर क्या होगा, जो परागकण है इसका केंद्रक यहाँ पे समसूत्री विभाजन करता है जिससे दो कोशिकाएं बनती है, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण होता है और जो जनन कोशिका होती है उनके द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होगा। यहाँ तक की जो क्रिया होती है ये परागण से पहले संपन्न हो रही है। सेकंड जो स्टेप आती है वो होगी यहाँ पे परागण के बाद। इस क्रिया के अंदर क्या होगा कि जो केंद्रक है या कोशिकाएं होती है ये पराग नलिका के अंदर आ जाती है। कायिक कोशिका पराग नलिका के अग्र भाग के अंदर उपस्थित है जबकि जनन कोशिका पीछे वाले भाग के अंदर उपस्थित है। इस जनन कोशिका के अंदर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। इन समसूत्री विभाजन से यहाँ पे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। दो नर युग्मकों के निर्माण होने की जो घटना होती है उसी घटना को यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद के विकास की घटना मानी गई है या फिर नर युग्मकोद्भिद का विकास माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पुष्पीय पादप होते हैं उनके अंदर जो परागकण है उनकी सहायता से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब देखना, परागण की क्रिया होती है उसके पश्चात परागकण क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं।
परागण की क्रिया के पश्चात पराग कणों का क्या होगा, अंकुरण होता है, और अंकुरण से ही यहाँ पे किसका निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। देखो परागण की क्रिया के पश्चात जो परागकण होते हैं इनका अंकुरण होगा, और अंकुरण से यहाँ पे जो नर युग्मकोद्भिद है उसका विकास होता है। साथ ही यहाँ पे देखना जो परागकण हैं जब अंकुरित होते हैं तो यहाँ पर अनेक पराग नलिकाएं निर्मित होती है, अनेक पराग नलिकाएं निर्मित होती है, लेकिन इनमें से केवल एक जो पराग नलिका होती है, केवल एक पराग नलिका ये कहाँ पर प्रवेश करेगी, जो बीजांड वाला भाग है उसके अंदर प्रवेश करती है। केवल एक जो पराग नलिका होती है वो किसके अंदर प्रवेश करेगी, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। बाकी की जो पराग नलियाँ होती है उनकी वृद्धि यहाँ पर वर्तिकाग्र के अंदर ही रुक जाती है, या फिर वर्तिका तक ही उनकी वृद्धि सीमित होती है। दोबारा देखना, परागण की क्रिया के पश्चात पराग कणों का अंकुरण हो रहा है, अनेक पराग नलियाँ यहाँ पे विकसित होती है। इनमें से केवल एक जो पराग नलिका होती है ये किसके अंदर प्रवेश करती है, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, और बीजांड के अंदर प्रवेश करने के पश्चात जो पराग नलिका है इसका अग्रभाग, पराग नलिका का अग्रभाग जिसके अंदर कौन सी कोशिका थी, कायिक कोशिका, यहाँ पर अग्रभाग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसके पश्चात बीजांड के अंदर जो नर युग्मक होते हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाता है और उनमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। आज के लिए इतना ही।